What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जिन्हें 1980s में बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ बीमारू स्टेट का दर्जा दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि यूपी इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ जैसे ग्रोथ के हर इंडिकेटर में देश के बाकी राज्यों से काफी पीछे रह गया है, जो इसे देश के सबसे प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स में से एक बनाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपनी बीमारू छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जहां आज यूपी लगातार ग्रोथ और तरक्की के नए आयाम छू रहा है। अभी कुछ ही समय पहले ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की जीडीपी के मार्क को टच करेगा। करंटली लगभग $250 बिलियन की जीडीपी वाले उत्तर प्रदेश को 5 साल में $1 ट्रिलियन बनाने का अनाउंसमेंट स्टेट के ह्यूज एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। पर आखिर $1 ट्रिलियन का ये एम्बिशियस टारगेट पूरा कैसे होगा? दोस्तों, किसी भी स्टेट के लिए इस तरह के माइलस्टोन को अचीव करना बिना डाइवर्सिफाइड और प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट्स के मुमकिन नहीं होता, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट की स्केलेबिलिटी और डिमांड दोनों ही काफी लिमिटेड होती है, जो एक फिक्स रेवेन्यू को ही जनरेट करने की क्षमता रखती है। वहीं एक्सपोर्ट्स की मदद से न सिर्फ आप एक वाइडर कंज्यूमर बेस को सर्व कर सकते हैं, बल्कि साथ ही ये एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेशन सोर्स के रूप में भी आपकी ग्रोथ को फ्यूल करता है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अपने सफर में उत्तर प्रदेश से होने वाले एक्सपोर्ट्स को एक मेजर एस्पेक्ट माना जा रहा है और सरकार निरंतर अपनी पॉलिसीज और स्कीम से इन्हें बढ़ाने के पुरजोर प्रयास कर रही है। हाल ही में आई एक खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट्स पिछले 6 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2016-17 में यूपी का टोटल एक्सपोर्ट 84,000 करोड़ रुपीस का था और साल 2022-23 आते आते यूपी के एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 100% बढ़ के 1,74,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ब्यूरो ने यह भी बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स का टारगेट रखा गया है। इन एक्सपोर्ट में यूपी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जो यूपी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करेंगी। इन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कभी बीमारू राज्य का दर्जा पाने वाला यूपी अब अपनी पॉलिसी शिफ्ट के कारण धीरे धीरे भारत का नया एक्सपोर्ट हब बनने की ओर अग्रसर है। गवर्नमेंट लगातार इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि स्टेट में बिजनेसेस को इनवाइट किया जा सके। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स पर भी यूपी ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है ताकि स्टेट में बिजनेस सेटअप को आसान बनाया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जर्नी आसान नहीं रही। उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से जूझता रहा है। माफिया राज और उनके द्वारा लगाए जाने वाले इनफेमस रंगदारी टैक्स के चलते लंबे समय तक इन्वेस्टर्स यूपी का रुख करने से डरते थे। यही कारण है कि देश के सबसे बड़े अनस्किल्ड वर्कफोर्स में से एक को होल्ड करने के बावजूद यूपी में इंडस्ट्रियल सेटअप अपने आप में एक चैलेंज की तरह रहा था। लेकिन गवर्नेंस में आए रिफॉर्म्स और लॉ एंड ऑर्डर के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के चलते आज उत्तर प्रदेश में हालात काफी हद तक बेहतर हुए हैं, जिसके चलते देश भर के इन्वेस्टर्स का ध्यान अब यूपी की ओर गया है। और एक लैंडलॉक्ड स्टेट होने के बावजूद यूपी देश के टॉप एक्सपोर्टिंग हब में शुमार हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। कैसे यूपी एक नया एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है, किस अप्रोच के साथ और कौन से एरियाज को फोकस करके यूपी ने इस 360 डिग्री टर्न अराउंड को मुमकिन बनाया है, और इस ग्रोथ जर्नी में क्या चैलेंजेस हैं जो यूपी को रोक सकते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये चार्ट उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते एक्सपोर्ट्स की कहानी को दर्शाता है। डेटा के मुताबिक जहां फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यूपी 84,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स कर रहा था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आते आते गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वेरियस पॉलिसीज की वजह से यूपी के एक्सपोर्ट्स साल दर साल कंटिन्यूअसली अपर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। और जैसा हमने पहले बताया, 2022-23 में यूपी का कुल एक्सपोर्ट 1,74,000 करोड़ का था, जहां यूएसए, यूएई, नेपाल, यूके, जर्मनी, वियतनाम, नीदरलैंड, फ्रांस, चाइना और इजिप्ट जैसी कंट्रीज यूपी की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस रहीं। सिर्फ ये 10 कंट्रीज उत्तर प्रदेश के 60% एक्सपोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। इसमें से यूएसए को यूपी ने 32,812 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए, जो सभी देशों में मैक्सिमम है। यूएसए के अलावा यूपी ने यूएई को 14,302 करोड़, जर्मनी को 9,968 करोड़ और यूके को
9,015 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए। अगर हम यूपी से होने वाले मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, बफेलो मीट, आरएमजी कॉटन, आरएमजी मैनमेड फाइबर, लेदर फुटवियर, सैडलरी एंड हार्नेस और एल्युमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स मेजर आइटम्स हैं। वहीं सिल्क एंड हैंडमेड कारपेट्स, मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स, वीट, राइस, शुगर, आयरन एंड स्टील और हैंडीक्राफ्ट्स भी यूपी के एक्सपोर्ट का सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन होल्ड करते हैं। लेकिन जब बात की जाए एक्सपोर्ट्स का मैक्सिमम पोर्शन किस आइटम से आता है तो ये बात काफी लोगों को चौंका सकती है कि इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूपी के एक्सपोर्ट का 18.9% कंट्रीब्यूट करते हैं। आज यूपी सालाना 29,609 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अपैरल्स भी टोटल एक्सपोर्ट का 9.5% होल्ड करता है, जिसका टोटल अमाउंट 15,018 करोड़ है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाउन्स को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डिक्लेयर किया ताकि आगे आने वाले समय में राज्य के 1 ट्रिलियन वाली जीएसडीपी बनने के सपने को बल मिल सके। सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऐसे टाउन्स को कंसीडर किया जाता है जो 750 करोड़ रुपए से ज्यादा के गुड्स प्रोड्यूस करते हों और उनके पास एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ का पोटेंशियल हो। इस लिस्ट में इंक्लूड किए जाने वाले टाउन्स या सेंटर्स को सरकार द्वारा कई सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जहां सरकार ऐसे टाउन को एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड का प्रायोरिटी एक्सेस देती है। करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंडिया में टोटल 43 सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं, जिनमें से 12 सेंटर्स अकेले उत्तर प्रदेश में आते हैं और ये 12 सेंटर यूपी को एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में पहचान दिला रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश के सिर्फ 9 सेंटर इस लिस्ट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिलीज करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 और सेंटर्स को इस लिस्ट में जगह दी। पहला सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस है वाराणसी, जो अपने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर और मुरादाबाद ऐसे सेंटर्स हैं जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। बागपत डिस्ट्रिक्ट का खेकरा टाउन अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वहीं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड मलिहाबाद टाउन अपने हॉर्टिकल्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है। कानपुर और आगरा 2 ऐसे सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं जो लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद अपने बैंगल्स और ग्लास आइटम्स के लिए, सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट के लिए, भदोही कारपेट के लिए और नोएडा अप्रैल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए इस लिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, यूपी एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जो चारों तरफ से 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ नेपाल से सराउंडेड है। लेकिन एक लैंडलॉक्ड स्टेट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के 12 टाउन्स का इस लिस्ट का हिस्सा होना एक बड़ी उपलब्धि है। जिन स्टेट के पास सी के एक्सेस है उनके लिए अपने ट्रेड और एक्सपोर्ट को ग्रो करना रिलेटिवली आसान होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के चीप और एफिशिएंट मेथड होने की वजह से सी पोर्ट्स की मदद से एक्सपोर्ट्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन यूपी के पास ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट्स के मामले में यूपी ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है। सी पोर्ट्स के एब्सेंस में उत्तर प्रदेश ने ड्राई पोर्ट्स का नेटवर्क स्टैब्लिश करने का प्लान किया है। ड्राई पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स को कहते हैं जो सी पोर्ट से दूर हों और इन्हें सी पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी रोडवेज और रेलवेज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने सिंगापुर की स्टार कंसोर्टियम, यूएई के सरफ ग्रुप, हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यूएसए के मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट बेड ट्रैकिंग ग्रुप के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। करंटली मुरादाबाद रेल लिंक्ड ज्वाइंट डोमेस्टिक एंड एक्सइम टर्मिनल, रेल लिंक्ड प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल और कानपुर और दादरी में इनलैंड कंटेनर पोर्ट ऐसे ड्राई पोर्ट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी और वेस्ट बंगाल के हल्दिया के बीच गंगा रिवर पर नेशनल वाटरवे 1 को स्टार्ट किया गया है। इस वाटरवे की मदद से वेस्ट बंगाल के सी पोर्ट्स तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश किया गया है। ये वाटरवे कोलकाता और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है और फ्यूचर में ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट करेगा। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर का मेजर फोकस उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में रहा है। लेकिन 2 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट यूपी की ग्रोथ का सबसे बड़ा पोटेंशियल देखती है। दोस्तों, एक समय था जब कानपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को टेक्सटाइल के ग्लोबल लीडिंग एक्सपोर्टर्स में से एक कंसीडर किया जाता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कानपुर की चमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कानपुर को कभी मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होती गई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश को भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में कुछ स्टेप्स लिए हैं। इस चार्ट पर देखा जा सकता है कि यूपी के एक्सपोर्ट्स में अपैरल्स का कंट्रीब्यूशन 15,018 करोड़ का है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यूपी ने
10,866 करोड़ के गारमेंट एक्सपोर्ट किए थे, जो टोटल एक्सपोर्ट का 7% कंट्रीब्यूट करता था। यानी 6 सालों में लगभग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 2.5% बढ़ा और टोटल एक्सपोर्ट्स की कॉस्ट 4,000 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुई। गारमेंट इंडस्ट्री का ये इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट मेनली 4 सिटीज की वजह से है। नोएडा का रेडीमेड गारमेंट, मेरठ का स्पोर्ट्स वियर, कानपुर का किड्स वियर और लखनऊ की ट्रेडिशनल क्लोथिंग। सरकार जानती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में एक चैलेंजिंग मार्केट है और देश के अंदर ही इस सेक्टर में ऑलरेडी इमेंस कंपटीशन है। इसलिए सरकार ने हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हुए पहले सिर्फ नोएडा, मेरठ और कानपुर जैसे शहरों को चुना, जहां ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर मौजूद है। इन 4 सिटीज पर फोकस करके गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूपी में फ्लरिश किया। करेंटली यूपी में 58 स्पिनिंग मिल्स और टोटल 74 टेक्सटाइल मिल्स मौजूद हैं। यूपी भारत का 3rd लार्जेस्ट फैब्रिक प्रोड्यूसिंग स्टेट है और नेशनल प्रोडक्शन का 13.24% कंट्रीब्यूट करता है। टेक्सटाइल मार्केट में 200 मिलियन कंज्यूमर बेस वाले यूपी में लगभग 2,58,000 हैंडलूम वीवर्स और 4,21,000 पावरलूम वीवर काम करते हैं। अब यूपी गवर्नमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना चाहती है और इसके चलते इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार MOUs साइन कर रही है। उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ से लोगों को और बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि टेक्सटाइल लेस कॉस्ट इंटेंसिव और मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। दोस्तों, लेस कॉस्ट इसलिए क्योंकि एक 10,000 रुपए की स्विंग मशीन 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, और मोर लेबर इंटेंसिव क्योंकि उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से एक बड़ा तबका अनस्किल्ड लेबर का है और इस तरह की वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले समय में सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में यूपी में 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। साथ ही यूपी के सफर में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भरपूर साथ मिल रहा है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत में टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप करने का निर्णय लिया, जिसमें से एक पार्क उत्तर प्रदेश में भी सेटअप होगा। इस टेक्सटाइल पार्क का नाम संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल और अपैरल पार्क लिमिटेड रखा गया है। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क 1162 करोड़ एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें से 903 एकड़ लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में और 259 एकड़ हरदोई डिस्ट्रिक्ट में आएगा। मलियाबाद तहसील के अटारी विलेज में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स को उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में चलने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्टिविटीज के प्राइमरी सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी, हरदोई और बाराबंकी का हैंडलूम, सीतापुर का कारपेट, उन्नाव की जरी जरदोजी, कानपुर की हॉइजरी और टेक्सटाइल, फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी जरदोजी, शाहजहांपुर की जरी जरदोजी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर और रामपुर की हैंडलूम इंडस्ट्री, मऊ और वाराणसी का सिल्क, हैंडलूम और टेक्सटाइल क्लस्टर और गौतम बुद्ध नगर का अपैरल क्लस्टर इस सिंगल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेंगे। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क को रोड, रेलवे, एयर और वाटर की जबरदस्त कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की जाएगी। ये नेशनल हाईवे 30 के पास लोकेटेड है, जो उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है और इसी हाईवे के माध्यम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा ये लखनऊ हरदोई 4 लेन स्टेट हाईवे 25 की प्रॉक्सिमिटी में भी है, जो इसे एडिशनल एडवांटेज देगा। साथ ही लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां से एयर कार्गो को इजीली एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर रेलवे की बात की जाए तो लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन 40 किलोमीटर की दूरी पर, सीतापुर रेलवे स्टेशन 70 किलोमीटर की दूरी पर और मलिहाबाद का रेलवे स्टेशन मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी इन स्टेशन से इजीली रेल रूट भी अवेलेबल होगा। साथ ही वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का भी असेसमेंट पूरा कर लिया गया है और इनकी 24 आवर्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई अवेलेबल होगी। दूसरी इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जिसमें उत्तर प्रदेश एक नया प्लेयर बनकर उभर रहा है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 29,699 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किए। पर दोस्तों, ग्लोबली चाइना का शेंजन शहर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब है। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 90% शेंजन में ही मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि शेंजन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब बनकर उभरे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में $300 बिलियन का टारगेट अचीव करने का प्लान किया है। $300 बिलियन में से लगभग $100 बिलियन
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपेक्टेशन यूपी से की जा रही है। हालांकि आज यूपी भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की 196 कंपनीज यहीं पर सिचुएटेड है। उत्तर प्रदेश मोबाइल फोन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाली 60% यूनिट्स को भी होल्ड करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में यूपी का सबसे बड़ा सेंटर है नोएडा। नोएडा को यह दर्जा दिलाने में काफी सारी चीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके जरिए कंपनीज को ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नोएडा की लोकेशन यहां से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना इजी बनाती है क्योंकि भारत की कैपिटल से काफी नजदीक है। इसके अलावा यूपी के पास भारत का बिगेस्ट लेबर पूल भी है, जो कंपनीज के लिए हायरिंग को लेस चैलेंजिंग बनाता है। साथ ही शुरुआती सालों में नोएडा में अवेलेबल चीप लैंड्स और ऑफिस स्पेसेस भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के सेटअप होने का एक बड़ा कारण बना था। अब गवर्नमेंट यूपी की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को एक स्टेप और ऊपर ले जाना चाहती है क्योंकि भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि $152 बिलियन का हो जाएगा। $152 बिलियन के सेक्टर का मेजॉरिटी पोर्शन होल्ड करने के इरादे से स्टेट गवर्नमेंट 2020 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेकर आई थी। ये पॉलिसी तब लाई गई जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी और चाइना में स्थित कंपनीज अपने प्लांट्स को दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करने का प्लान बना रही थी। इससे पहले इसी तरह की पॉलिसीज 2017 में लाई गई थी, जिसका फायदा नोएडा में देखा जा सकता है कि कैसे नोएडा सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों के बड़े बड़े प्लांट्स स्टैब्लिश हुए। 2020 की इस न्यू पॉलिसी से सरकार ने साल 2025 तक 40,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में लाने का प्लान बनाया था। इस पॉलिसी के अंडर बुंदेलखंड में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को स्टैब्लिश करने का भी प्लान है। पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मध्यांचल और पश्चिमांचल रीजन में जमीन को सर्कल रेट से 25% डिस्काउंट पर अवेलेबल कराया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस पॉलिसी के थ्रू स्टेट में 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने यूपी गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है ताकि यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। लेकिन अगर यूपी अपने आप को इस इंडस्ट्री का लीडर बनाना चाहता है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों में और बेहतर करना होगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि इन सभी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के क्षेत्र में काफी सारे इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ उत्तर प्रदेश में लाई जा सकती है। दोस्तों, यूपी से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की चेयरमैनशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को स्टार्ट किया था। एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 से लेकर 2025 तक के लिए बनाई गई थी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था एक्सपोर्ट के लिए नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करना और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास टेक्निकल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना। साथ ही साथ एक्सपोर्ट की पोटेंशियल वाली इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना और एक्सपोर्ट कैपेसिटीज को डेवलप करना भी इस पॉलिसी का एम था। यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के कुछ फोकस एरियाज हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, कारपेट्स एंड ड्रग्स, ग्लास एंड सेरेमिक प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट गुड्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, टूरिज्म, IT एंड ITs, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल्स और लॉजिस्टिक्स। इस पॉलिसी के हिसाब से सरकार राज्य के हर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम से फंड्स प्रोवाइड किए जाने का प्लान है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर प्रमोशन पॉलिसी में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के काफी सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे। इन मिसिंग एलिमेंट्स को भी यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके और उन्हें भी इस एक्सपोर्ट जर्नी का पार्ट बनाया जा सके। दोस्तों, भले ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का रोड मैप बना लिया हो, लेकिन इन सभी प्लान्स को धरातल पर उतारने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। पहले यूपी में बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स का आना दूर की बात लगती थी। उसके कुछ ऑब्वियस रीजंस भी थे, जैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब थी। माफिया राज की वजह से लैंड एक्विजिशन से लेकर गुंडा टैक्स या रंगदारी तक काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना बिजनेसमैन को करना पड़ता था, जिसके चलते इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट से
मुंह मोड़ लेते थे। साथ ही यूपी में बिजनेसेस के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं था। 24 आवर्स की अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए प्रॉपर रोड एंड रेल नेटवर्क जैसी बेसिक नेसेसिटीज भी मिसिंग थी। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश काफी नीचे रैंक करता था, क्योंकि प्रदेश का इकोसिस्टम बिजनेस फ्लरिश करने के लिए बहुत अच्छा नहीं था। पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का फैसला किया, ताकि एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट को देखकर इन्वेस्टर्स यूपी का रुख करने से डरे नहीं। इसके लिए सरकार ने पुलिस फोर्स को सपोर्ट देने से लेकर माफिया टास्क फोर्स बनाने तक का काम किया, ताकि इल्लीगल लैंड ग्रैबिंग के मामले से निपटा जा सके। दरअसल पूर्व में यूपी में इल्लीगल लैंड ग्रैबिंग यानी अवैध जमीन कब्जा एक बड़ी समस्या रही थी, जहां लैंड माफियाज अक्सर किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए परचेज की गई जमीन पर कब्जा कर लेते थे और फिर उस जमीन के मालिक से अच्छी खासी रकम वसूला करते थे। यहां तक कि जमीन वापस देने के बाद भी ये माफिया अक्सर कभी रंगदारी तो कभी प्रोटेक्शन के नाम पर बिजनेसमैन से लाखों पैसे वसूला करते थे। ये एक बड़ा कारण था जिसके चलते बाहर से इन्वेस्टर्स यूपी में जाकर बिजनेस करना अवॉइड करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में माफिया राज पर सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन से इस अवैध कारोबार पर लगाम कस दी है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। इसके साथ सरकार ने कई सारी स्पेशलिस्ट बॉडीज जैसे स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी करप्शन स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को सेटअप और उनकी वर्किंग को बेहतर किया है, ताकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सके और राज्य एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट का घर बन सके। नतीजा ये हुआ कि 2018 में उत्तर प्रदेश को 4.68 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले, जिनमें से लगभग 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा जा सका और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने में यूपी देश में पहले स्थान पर रहा। साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बेहतर करने में भी मेजर स्टेप्स लिए। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने लैंड पर सब्सिडी दी, ताकि यूनिट सेटअप की ओवरऑल कॉस्ट को कम किया जा सके। सरकार ने डॉक्यूमेंटेशन को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस को एग्जीक्यूट किया, ताकि बिजनेस सेटअप हैसल फ्री तरीके से हो सके। इन एफर्ट्स की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी आज दूसरे स्थान पर काबिज है। यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड इकोसिस्टम को बेहतर करने के बाद अपने आगे के सफर में देश भर के इन्वेस्टर्स का साथ पाने के लिए सरकार ने रिसेंटली प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश को उम्मीद से बेहतर सफलता मिली। 2023 में आयोजित इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कुल मिलाकर 18,645 MOU साइन किए गए और 32,92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स रिसीव किए गए। आज तक कभी भी किसी स्टेट को इन्वेस्टर समिट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं मिली। गवर्नमेंट ने इस इन्वेस्टर समिट से लगभग 17 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट बनाया था, लेकिन सरकार को इससे 2 गुने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। पूरे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में से 4.28 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बुंदेलखंड रीजन के लिए आया है और 9.55 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे तो पूरे स्टेट में 92,50,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, जो न सिर्फ देश के इस सबसे पॉपुलेटेड स्टेट के लाखों अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार के अवसर देगा, बल्कि साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनके कंट्रीब्यूशन से राज्य की ओवरऑल जीडीपी दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये सवाल भी है कि क्या उत्तर प्रदेश को दिए गए ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल धरातल पर उतर पाएंगे, क्योंकि इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद अभी भी यूपी के सामने कई सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हैं जिनका इलाज किए बिना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भले ही यूपी ने एक्सपोर्ट्स के मामले में तेजी से कदम बढ़ाए हों, लेकिन अभी भी इस रास्ते में कई सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना यूपी को करना है। यूपी के सामने सबसे पहला चैलेंज है अपने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से यूपी के सामने ये चैलेंज काफी बड़ा है। इस फिगर में 1 टन गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट मेथड से लगने वाली कॉस्ट को दर्शाया गया है। रोडवेज से 1 टन गुड्स को 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में 2.5 रुपीज का खर्च आता है। रेलवेज में ये कॉस्ट घटकर 1.35 रुपीज है, तो वहीं वाटरवेज में सिर्फ 1.1 रुपीज। यानी वाटरवेज आज दुनिया में अवेलेबल सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट है। पर लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से उत्तर प्रदेश के पास ये बेनिफिट नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना स्टार्ट किया है।
लेकिन ये वाटरवे अभी अपने नेसेंट स्टेज में है, जिसका फायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, जिसके तहत सरकार को गंगा रिवर या मोटे तौर पर नेशनल वाटरवे 1 पर आने वाली मेजर सिटीज जैसे कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी पर पोर्ट्स को डेवलप करना होगा। इसी के साथ इन पोर्ट्स को रेलवेज और रोडवेज के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी होगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन को कन्वीनियंट बनाया जा सके। हालांकि सरकार को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंप्लीशन के बाद बड़ी राहत मिलने का अनुमान है, क्योंकि ये दोनों ही प्रोजेक्ट यूपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद अनेक पोर्ट्स का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, यूपी के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है और अधिक इन्वेस्टमेंट को हासिल करना। भले ही इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को ढेर सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट हब बनना चाहता है तो उसके लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और बड़ा करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार समय समय पर इस तरह की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित करने के साथ इंसेंटिव्स, सब्सिडीज और रिबेट जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही सरकार अर्ली स्टेज बिजनेसेस को टैक्सेस में छूट और उन पर होने वाले ऑडिट्स को एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ईज ऑफ कर सकती है, ताकि ये बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा रिकरिंग कैपिटल को फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सके। दोस्तों, रिकरिंग कैपिटल का मतलब हर एक मंथ में किसी बिजनेस एक्टिविटी से मिलने वाले उस प्रॉफिट से होता है जिसे एक इन्वेस्टर फिर से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके। यूपी गवर्नमेंट के सामने तीसरा चैलेंज है स्किल्ड लेबर का क्रिएशन। करेंटली यूपी जिन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है वो काफी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन कंट्री का एक्सपोर्ट हब बनने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया जाए जिनमें स्किल्ड लेबर की नीड होती है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूपी को एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये इंडस्ट्री यूपी में ग्रो होगी वैसे ही इसके लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी नीड पड़ेगी। साथ ही ईवी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें गवर्नमेंट बहुत बड़ा पोटेंशियल देखती है और यहाँ भी स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। यानी आने वाले समय में यूपी को अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाने पर काम करना होगा। ऐसे में सरकार को अपने स्किल लर्निंग प्रोग्राम्स को और तेज और एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार कॉलेजेस में ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए स्किल लर्निंग प्रोग्राम्स को चला सकती है ताकि अपने ग्रेजुएशन खत्म करते ही वो इंडस्ट्रीज का रुख कर सकें। दोस्तों, सबसे आखिरी चैलेंज होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इसी तरह मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी हाईली वॉलेटाइल है और गवर्नमेंट ने कड़े स्टेप्स लेकर यूपी में शांति स्थापित की है, लेकिन माफिया कल्चर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को इसी तरह की पॉलिसीज पर काम करते रहना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहने पर ही उत्तर प्रदेश में और अधिक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में यूपी में कई ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं जिसने उसे बीमारू राज्य के टैक्स से अलग एक नई पहचान दी। गवर्नमेंट के एफर्ट्स उत्तर प्रदेश के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं और यूपी की जनता डेवलपमेंट के एक नए एरा में एंटर कर चुकी है, लेकिन यूपी का सफर अभी भी लंबा है। इसके लिए सरकार को चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि यूपी अपनी करंट ग्रोथ और ट्रेजेक्टरी को मेंटेन कर भारत के ग्रोथ इंजन में से एक बन सके। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस पे देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ एक्सपोर्ट्स कैन हेल्प उत्तर प्रदेश in becoming the new growth engine of India? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 30 जून से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी बैचेस में एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।